फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लास 11 का सारा रिवाइज कर लिया। क्लास 11 का अगर आपको आता था वेल एंड गुड, नहीं आता था तो अब आ गया होगा और आता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कैसा चैप्टर है पहले बता देता हूँ। ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर है और इसमें बस डेफिनेशन याद करनी है आपको, 5 या 6 डेफिनेशन मिला के वो याद कर लो और इस चैप्टर का आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन कैसा आएगा जी? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो डिफरेंशिएट आ जाएगा या फिर डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेंगे या सीधा चैप्टर पूछ लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो वो सारी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें 5 मिनट का चैप्टर नहीं है ये आपके लिए। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है? तो डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ लो, प्रोग्रामिंग पैराडिगम डिफाइंस द मेथोडोलॉजी। तो ये मैं बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता क्या है। तो प्रोग्राम को करने का मेथड, कि हम प्रोग्राम को कैसे कर रहे हैं, प्रोग्राम को करने का तरीका, वो हमारा प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है। जैसे एक क्वेश्चन को जिसमें लूप यूज़ हो रहा है, कोई बंदा उसको फॉर लूप से यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई उसको वाइल लूप से कर रहा है, कोई उसको डू वाइल लूप से कर रहा है। तो डिफरेंस है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई पहले नंबर ले रहा है, फिर उसका सम करा रहा है, फिर सी आउट करा रहा है, कोई नंबर लेके डायरेक्ट सी आउट में ही सम कर दे रहा है। सबका अपना अपना मेथड है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है, हर चीज़ को करने का एक अपना मेथड। तो प्रोग्रामिंग के 3 मेथड है जो हमारे सिलेबस में, जो ऑफिशियल मेथड मतलब, पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो तीनों देखते हैं क्या होता है। पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो जैसा नाम बता रहा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग जिसके ऊपर हम प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, यानी कि हमारे प्रोग्राम का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या तरीका रहेगा, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या है, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, हमें उसको देखना है कि उसका प्रोसीजर कैसे फास्ट हो सकता है, कैसे उसकी एनर्जी बचाई जा सकती है। जैसे याद है हमने इफ और एल्स इफ वाले केस में देखा था कैसे प्रोग्राम की एनर्जी और टाइम बचाया था। तो वो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि उसके अंदर हम प्रोसीजर के ऊपर ध्यान दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखो, वी डोंट केयर अबाउट द डाटा यूज इन द प्रोग्राम। हमें डाटा से कोई मतलब नहीं है, डाटा क्या आया, क्यों आया, नंबर आया, वो कहाँ गया, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, और वो आंसर कितना जल्दी आया और किस वे से आया, फास्टेस्ट वे से आया, उससे मतलब है हमें। तो ये हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। तो एग्जाम्पल दे रखा है, वी वांट टू मेक अ प्रोग्राम दैट टेल्स अस अबाउट द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स इन स्कूल। तो एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स बताने का एक प्रोग्राम बना है, ठीक है, छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है। तो अगर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में इसको करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ मतलब है कि इसका एवरेज निकल के आ जाए जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी निकल के आ जाए, फास्ट आ जाए, बस हमें आंसर चाहिए, बस हमारा काम खत्म। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम ये करते हैं। लेकिन अगर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी तो उसमें क्या होगा वो हम देखते हैं। और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में वी डोंट केयर अबाउट स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मार्क्स। हमें कोई मतलब नहीं है कि मार्क्स आए उनको कहीं स्टोर भी करना है, उनको लाइन वाइज लगा के रखना है कि सब्जेक्ट का ये है, सब्जेक्ट का ये, सब्जेक्ट का ये, सब्जेक्ट का ये, एवरेज निकाल के दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। हमें सिर्फ मतलब है आंसर आना चाहिए और फास्ट आना चाहिए, ठीक है, हमें एफिशिएंसी से मतलब है प्रोग्राम की। तो इसमें अब दिक्कत क्या आती है प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, जैसे हमने कोई प्रोग्राम बना दिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने वाला। तो उसमें काफ़ी सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसके मार्क्स हैं, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आपने कुछ करके बस निकाल दिया, डेटा पे आपने ध्यान नहीं दिया। अब इस प्रोग्राम को हमें अपग्रेड करना है। अब क्या हुआ, इस स्टूडेंट का एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो नया सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आपको पहले इसका कोड खोलना पड़ेगा जाके। तो आपने पहले, अब इसको हम रियल लाइफ में देखें, ये मान लो आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपका खुद का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपने ऐसे करके कोडिंग कर रखी है और आपके स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करता है। अगर आपका खुद का प्रोग्राम है, अब इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन करना है, ठीक है, तो इसके अंदर एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया, मान लो डी सब्जेक्ट भी ऐड हो गया। तो जो भी इसको अपग्रेड करने आएगा, आपने उसको तो अपना पूरा पूरा मेन कोड दे दिया, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं आई, सारा का सारा कोड उसके पास आ गया, वो कुछ भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो अब उसको नया सब्जेक्ट ऐड करना है, पहले वो यहाँ पर ऐड करेगा, फिर वो कोड में देखेगा कि अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट ले रहे थे तो जहाँ पर एक एक्स्ट्रा सी इन कराएगा डी के लिए, फिर कैलकुलेशन में जाएगा, वहाँ पर देखेगा अच्छा यहाँ कैलकुलेटर था, वहाँ पर डी ऐड करेगा, फिर नीचे जाएगा जहाँ आउटपुट करा रहे थे वहाँ देखेगा अच्छा यहाँ डी है, वहाँ पर फिर आउटपुट भी ऐड कराएगा, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक सा प्रोग्राम था, बस एवरेज वाला। अब हमारे जो डेली लाइफ के जो रियल लाइफ प्रोग्राम होते हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े होंगे। अब कोई गेम है, कोई सॉफ्टवेयर है बड़ा बड़ा, वो ऐसे तो होंगे नहीं एवरेज निकालने वाले, तो उनके अंदर अपग्रेडेशन तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर एक वेरिएबल भी ऐड करा तो पूरे प्रोग्राम में ढूंढते रहो कि कहाँ कहाँ ऐड होगा, कहाँ कहाँ ऐड होगा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में इसलिए जो डिज़ाइन चेंज और अपग्रेडेशन है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है। फिर और इसके कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं आपको कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस बेसिक, सी और फोर्ट्रान, ये आपकी 3 लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो बेसिक, सी और फोर्ट्रान आप लिख सकते हो। अब कुछ मेथड्स हैं हमारे डेटा के ऊपर फोकस करने के। यहाँ पर देखा आपने डेटा को कोई अहमियत नहीं दी थी, ABC आए, नेम आया, बस निकाल के छोड़ दिया उनको, कुछ नहीं पता कि वो कैसे आए, कहाँ गए, कहीं उनको स्टोर करा कि नहीं करा। तो अब इनको स्टोर करने के लिए, डेटा को थोड़ी अहमियत देने के लिए हमने 5 मेथड निकाल रखे हैं। पहला मेथड हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, शोइंग ओनली नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम।
डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि प्रोग्राम के सिर्फ नेसेसरी थिंग्स दिखानी है। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं। जैसे आपके सामने कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मान लो आप फोटोशॉप यूज़ करते हो, फोटोशॉप के अंदर आपको सिर्फ काम की चीज़ें दिखेंगी, आपको ये नहीं दिखेगा कि उसकी कोडिंग कैसे काम कर रही है, उसके अंदर के क्या पीछे प्रोसीजर चल रहा है, क्या एल्गोरिथम चल रही है, वो सब नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ काम की चीज़ें दिखेंगी जो आपको करना है। आप पेंट चला रहे हो, पेंट के अंदर सिर्फ आपको काम की चीज़ें दिखेंगी, ये नहीं दिखेगा कि वो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे कोड नहीं दिखाई देगा। आपकी एक कार है, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ पे आते हैं, आपकी कार है, उसके अंदर आपको क्या सिर्फ मेन चीज़ें दिख रही हैं, आपको स्टीयरिंग दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि स्टीयरिंग पीछे जाके कहाँ कनेक्टेड है, क्या हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर। तो ये हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। डेटा को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब डेटा का जो नेसेसरी चीज़ें थी, जो दिखाने का काम था वो दिखाया, जो दिखाने का काम नहीं था वो हमने अपने पास छुपा के रख लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये जो सारा का सारा डेटा है ये भी बिखरा हुआ है, इस सारे डेटा को उठा के एक सिंगल यूनिट के अंदर डाल देना है। और सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट में डाल देते हैं, वो क्या कहलाती है, क्लास या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्लास है, तो क्लास की मदद से हम डेटा एनकैप्सुलेशन करने वाले हैं, बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल कैप्सूल, ठीक है। वो कैप्सूल हमारी यहाँ पे क्लास होने वाली है, इसलिए इसका नाम एनकैप्सुलेशन है। कैप्सूल के अंदर सारा डेटा डाल दिया, और वहाँ यहाँ पर वो कैप्सूल क्या है, क्लास। तो अभी क्लास का जब चैप्टर आएगा, जब आप देखोगे कैसे सारा का सारा डेटा एक क्लास के अंदर डाल दिया जाता है। मॉड्यूलैरिटी क्या है, पार्टीशनिंग द प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब कि हमने अपने प्रोग्राम को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट दिया, ठीक है, अलग अलग वर्क के लिए उसको जगह दे दी। अगर अच्छा सम वाला है, सम वाले के लिए ये ब्लॉक है, यहाँ पर सिर्फ सम का काम होगा। सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का सिर्फ इस ब्लॉक में काम होगा। हमने 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाया था, इफ यूज करके, स्विच यूज करके, ठीक है। अब मान लो उस 4 फंक्शन कैलकुलेटर को हमने ऐसे बनाया कि जो सम वाला पार्ट है वो अलग है, ठीक है, सम के लिए एक पूरी अलग यूनिट है, सब्ट्रैक्ट के लिए एक अलग यूनिट है, मल्टीप्लाई के लिए अलग यूनिट है, डिवाइड के लिए अलग यूनिट है। तो वो हमारा आ जाएगा मॉड्यूलैरिटी के अंदर, ठीक है। अब ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम था कैलकुलेटर का, अब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, ठीक है। उसके अंदर हमने हर फंक्शन का एक अलग पार्ट दे दिया। डेटा का पार्ट ये संभालेगा, दिखाने का आउटपुट का पार्ट ये संभालेगा, इनपुट का पार्ट ये संभालेगा, कैलकुलेशन का पार्ट ये वाला फंक्शन संभालेगा। अलग अलग फंक्शंस बना दिए, तो ये हमारा फंक्शंस के कारण होगा मॉड्यूलैरिटी। अलग अलग ब्लॉक्स बना देंगे, सबका अपना अपना कुछ प्रॉपर काम होगा, वो अपना काम करेंगे। मॉड्यूल्स में बांटना, मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूल्स, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज मेकिंग अ फर्दर सन रिलेशन बिटवीन 2 क्लासेस। तो यानी 2 क्लास के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास से दूसरी क्लास है, इनके बीच में एक रिलेशन बना देंगे, चाहे अलग अलग हो, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे अपग्रेडेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अपग्रेडेशन ईजी कैसे होगा जैसे आपकी एक क्लास है, आपकी एक क्लास ए है मान लो, एक दूसरी क्लास है आपकी बी। तो अब आपको क्लास एक, मान लो आपकी क्लास ए जो है मेन क्लास है, इसके अंदर आपके सारे फंक्शन, आपका सारा का सारा मेन डाटा इसके अंदर है। अब आपको इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करनी है, मान लो इसके अंदर कोई नया वेरिएबल डालना है, कोई नया फंक्शन डालना है। तो पहला तरीका क्या है, आप इस क्लास ए के अंदर जाओ, वो फंक्शन ऐड कर दो, प्रोग्राम लिख दो उसका। लेकिन अगेन वही चीज़ हुई, क्लास ए की जो एक्सेसिबिलिटी थी वो अपने बंदे को दे दी, अपग्रेड करने वाले को। अब उसके पास पूरी मेन क्लास आ गई है, वो तो कुछ भी कर सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का इशू आ गया। दूसरा तरीका क्या है, हमें क्लास बी बनाए और क्लास ए को इससे ज्वाइन कर दें। इससे क्या होगा, जो सब क्लास ए के अंदर था वो क्लास बी के अंदर आ जाएगा, और हमें क्लास बी ए के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी है थोड़ी सी कि क्लास ए की जो मेन अंदर जाने की जो एक्सेस है वो नहीं मिली। क्लास ए का जो सारा सामान था वो बी के अंदर तो आ गया, लेकिन हम क्लास ए के अंदर गए नहीं। तो ये पूरा हम समझेंगे कैसे होता है 6th चैप्टर में आपका इनहेरिटेंस, एक्सटेंडिंग ऑफ क्लासेस। पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट टॉपिक आपका। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या लिखा है, प्रोसेसिंग डेटा इन मोर देन वन फॉर्म, यानी डेटा को एक से ज़्यादा तरीकों में हम प्रोसेस करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है यार, कभी कभी होता है कि आपने 2 प्रोग्राम बनाए और दोनों प्रोग्राम लगभग सिमिलर है, उनमें सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है, ठीक है, और उस कुछ डिफरेंस की वजह से हमें पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, हमें पूरा प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और बाकी हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन सब की जो एप्लीकेशन है वो आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन की एप्लीकेशन है वो आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे। मॉड्यूलैरिटी और पॉलीमॉर्फिज्म आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। इनहेरिटेंस आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग पैराडिगम ऐसा प्रोग्रामिंग का मेथड जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलैरिटी का यूज़ करें। हमने ये तीनों पढ़ लिए होते क्या, तो इन तीनों को यूज़ करने का जो मतलब है, ये तीनों इम्प्लाई करते हैं कि बेसिकली क्लास का यूज़ करना। क्योंकि क्लास करती क्या है, क्लास एनकैप्सुलेशन तो करती है, सारे डेटा को एक के अंदर ले आई। क्लास एब्स्ट्रैक्शन भी करती है, जो काम का डेटा है सिर्फ वो दिखाना, बाकी सारा क्लास के अंदर छुपा के रख देते हैं हम। और मॉड्यूलैरिटी तो करती है, क्योंकि क्लास के अंदर हम अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, डेटा दिखाने का अलग फंक्शन, डेटा इनपुट करने का अलग फंक्शन, कैलकुलेशन का अलग फंक्शन। तो क्लास ये तीनों काम करती है। तो अगर हम बेसिक क्लास का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लास का यूज़, क्योंकि अभी क्लास के अंदर आप आगे और चीज़ें ही पढ़ोगे, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग हो जाती है। और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। रूबी एक लैंग्वेज है आपकी, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, और सी शार्प आपकी सी हैश एक पुरानी लैंग्वेज है। तो हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग देख ली क्या होती है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, इसका डिफरेंस आ सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ या फिर आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ। और एग्जाम्पल लिख देना, आप एग्जाम्पल लिखोगे तो बेटर रहेगा, रूबी और सी शार्प।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और इसके जो 5 प्रॉपर्टी है इनके लेकर आपके आगे 4 चैप्टर भी है, तो आपको सारे पढ़ने हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, C++, ठीक है। C++, जावा और सिम्युला। सिम्युला आपकी 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करी है। बाकी C++ और जावा भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। विच मीन्स यूज ऑफ क्लास, इनहेरिटेंस एंड ओवरलोडिंग आर ऑल सपोर्टेड, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, आपका क्लासेस की इनहेरिटेंस होगी। अगर आप क्लास यूज कर रहे हो, सिर्फ क्लास, तो आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। अगर आप क्लास के साथ इनहेरिटेंस भी लगा दी तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होती है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो भी आप समझ लोगे। और ओवरलोडिंग आपकी पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इजी है वो है रीयूज ऑफ कोड। कोड को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है ईज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, सिमिलर टू रियल वर्ल्ड मॉडल्स। जैसे मैंने आपको भी रियल वर्ल्ड मॉडल के एग्जांपल दिए, ये रियल वर्ल्ड मॉडल को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। इसके अंदर हम फंक्शंस जो होते हैं इस हिसाब से बनाते हैं। जैसे एक कार बनाई हमने, क्लास कार, कार के हमने इंटीजर बना दिए। कार के अंदर क्या क्या होता है, गियर होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, ये सब हमने उसके ऑब्जेक्ट्स बना दिए। कार के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कार के अंदर गियर चेंज होता है, ठीक है, ब्रेक मारना, एक्सेलरेट करना, ये सारे फंक्शन हो गए। तो ये रियल वर्ल्ड मॉडल को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत ईजी है क्योंकि ये मॉड्यूलैरिटी से होता है, मॉड्यूल्स में बना होता है, तो हमें पता चल जाता है कि किस पार्ट में दिक्कत आ रही है। अगर आपका डेटा शो ढंग से नहीं हो रहा, अगर आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में देखोगे तो आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती आ रही है, ठीक है। अगर आपका डेटा शो नहीं हो रहा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखोगे तो आप पहले सबसे जाके जो शो वाला फंक्शन है, जो जिस फंक्शन को शो का काम दिया, आप उसको जाके चेक करोगे कि उसमें गलती है। ईजी रीडिज़ाइन एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और अपग्रेडेशन आपका बहुत ईजी हो जाता है। वो कैसे मैंने बता दिया, इनहेरिट करके। अगर आपकी एक क्लास ए है, आपको उसके अंदर दोबारा नहीं जाना अपग्रेड करने के लिए। आप इस क्लास ए को क्लास बी के अंदर बुला सकते हो, एक रिलेशन बना दो इनके अंदर, और फिर क्लास बी के अंदर अपना काम स्टार्ट कर दो। इसके अब डिसएडवांटेज क्या है, रिलेशन इन क्लास बिकम्स आर्टिफिशियल समटाइम्स। ये हम इनहेरिटेंस में देखेंगे कि कैसे रिलेशन आर्टिफिशियल हो जाता है। ओओपी डिज़ाइन इज ट्रिकी, थोड़ी सी ट्रिकी डिज़ाइन है यार, थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ता है। प्रोसीजर जो होती है वो बच्चे भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर कर पाओगे। रिक्वायर्स गुड डिज़ाइन प्रोग्रामिंग एंड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्किल्स, और आपको ऑब्जेक्ट में सोचना आना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट में सोचना नहीं आएगा तो आप ओओपी ढंग से कर नहीं पाओगे। तो ऑब्जेक्ट में कैसे सोचते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, आपका 4th चैप्टर आएगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके आगे अगला चैप्टर 5th चैप्टर, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 4th, 5th, 6th चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आता है, और ये तीनों ही आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होते हैं। अगला आपका फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग में से 2 या 3 नंबर का आता है मैक्स टू मैक्स। पिछले साल 2 नंबर का आ गया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आपके क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, और इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा आपसे। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन पीपी एंड ओओपी। पीपी आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस बता देना। तो बता देना कि प्रोसीजर में हम सारा का सारा प्रोसीजर पे ध्यान रहता है, हमारा प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने पे ध्यान रहता है, डेटा पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप बता देना डेटा पे हमारा फोकस रहता है बहुत अच्छा खासा। और इसके जो हमने पांचों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और मॉड्यूलैरिटी, ये पांचों आपको एक्सप्लेन भी कर देनी है। और इसका एग्जांपल दे देना कौन सी लैंग्वेज आती है, C++, जावा और सिम्युला। डिस्कस मेजर उप्स कंसेप्ट ब्रीफली। इसके अंदर आपको क्या बताना है, जो इस 3rd क्वेश्चन में 5 चीज़ें पूछी गई हैं, ये हमारे 5 ही कंसेप्ट हैं, इन 5 को आपको बता देना है। इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर देना, ब्रीफली बोला है तो एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। और आप इसमें रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया था कि सिर्फ हमें स्टीयरिंग दिख रहा है, स्टीयरिंग के पीछे का क्या सिस्टम है वो हमें नहीं दिख रहा। इनकैप्सुलेशन, सारी की सारी चीज़ों को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देना हमारा क्लास का काम है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में आपको बता देना है जब एक से ज़्यादा तरीके के डेटा आते हैं तो उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। अभी पॉलीमॉर्फिज्म का जो मेजर हमारा पार्ट है वो अगले चैप्टर में है, फंक्शन ओवरलोडिंग में, तो वहाँ से आप फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल देना है आपको। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आपको बताना है कैसे हम 2 क्लास के बीच में रिलेशन बनाते हैं, ये हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको वहाँ से फिर इसका एग्जांपल देना है। और मॉड्यूलैरिटी आपका अभी 4th चैप्टर में आ जाएगा कि क्लासेस के अंदर हम कैसे डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके 5 टॉपिक हो गए, बहुत ईजी चैप्टर है आपका, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं बताने का। डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बस एक बेसिक इनका आइडिया दे दिया था। तो ठीक है, आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहना यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ लो या डूब मरो, ठीक है। तो मैं तो पहला ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।